Hello everyone, I am Rashmi Bahudna. I welcome you to my YouTube channel Maths Easy. In previous video we solved exercise 4.1 and today we are going to learn properties of determinants. तो आइए सीखते हैं सारणी के गुणधर्म। तो पहला गुणधर्म या पहली प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि अगर किसी भी सारणी या फिर किसी भी डिटर्मिनेंट में हम रोज और कॉलम्स को आपस में बदल दे, इंटरचेंज कर दे, परस्पर परिवर्तन कर दे, तो हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब अगर रोज को मैं कॉलम्स बना दूं और कॉलम्स को मैं रोज बना दूं तो डिटरमिनेंट का जो हमारा वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने ले लिया है 1 0 1 2 3 4 0 1 1। तो आओ हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें, देखो R1 के अलॉन्ग कर देती हूँ, इजी रहेगा। तो मैंने इसको 1 करा और क्या आएगा, मैं इसको इस तरीके से लिख लो। तो स्टार्टिंग में 3 4 1 1, 0 लिखने की मुझे जरूरत है नहीं, +1। फिर मैंने लिखा 2 3 0 1। फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 1 × 4 is 4 +1 2 into is 0, right? Now 3 - 4 is -1, -1 into 1 is -1 plus 1 into 2 is 2, आंसर इज 1। ठीक है, ये हमने इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली। अब मैं क्या करूंगी कि रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दूंगी, बदल दूंगी, उसके बाद मैं दोबारा से डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी। तो जो ये रो है इसको पकड़ के बना दो आप कॉलम 1 0 1। इस रो को भी आप बना दो कॉलम 2 3 4। इस रो को भी आप बना दो कॉलम 0 1 1। और इसकी वैल्यू अब हम दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। तो इसको भी हम R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1, ये रो और ये कॉलम आप छोड़ देंगे तो आपके पास आएगा 3 1 4 1। यहाँ बीच में आपको मालूम है माइनस आता है, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, आपके पास आ जाएगा 0 1 1 1। कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 into 3 is 3, 4 into 1 is 4, -2, 1 into 0 is 0, 1 into 1 is 1। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 3 - 4 is -1, 1 into -1, और यहाँ पे आपके पास आ गया -2 into -1। तो ये आपके पास आया -1, माइनस माइनस होता है +2। तो अगेन आंसर इज 2 - 1 1। तो आपने देखा कि अगर रोज और कॉलम्स को हम आपस में बदल दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हो कि R1 डबल साइडेड एरो बनाओ C, यानी कि रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में बदल दो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनचेंज। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1। नाउ लेट अस कम टू द प्रॉपर्टी नंबर 2। दूसरे गुणधर्म पे हम आ जाते हैं। ठीक है, दूसरे गुणधर्म क्या कहता है? दूसरा गुणधर्म ये कहता है कि अगर हम किसी दो रोज या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, तो हमारा जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है उसका जो साइन है वो बदल जाता है। अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं इसी डिटरमिनेंट को ले लेती हूँ, अभी अभी हमने इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है जो कि 1 आती है। ठीक है, अब मैं इनकी कोई भी दो रो ले लेती हूँ, उनको आपस में बदल देती हूँ। ठीक है, फिर दोबारा से डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ कि क्या आती है। तो मैंने ये दो रो ले लिया, ये आपस में मैंने बदल दी, यानी कि R1 हो जाएगा R2 और R2 हो जाएगा R1। तो मैंने दोबारा से इसको इस तरीके से लिख लिया 0 3 1 1 2 0, और R3 में मैंने कोई चेंज नहीं किया है तो 1 4 1। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो फिर से हम इसे R1 के लॉन्ग इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। ये 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से एक्सपेंड होगा -3। फिर से ये रो ये कॉलम छोड़ा जाएगा तो ये रहेगा 1 0 1 1, देन +1, दिस टाइम दिस रो दिस कॉलम, तो 1 2 1 4। ये -3 आपका आउटसाइड है। 1 into 1 is 1, 1 into 0 is 0, +1, 4 into 1 is 4, 1 into 2 is 2। तो ये आपके पास क्या गया -3 into 1, 1 - 0 is 1, +4 - 2 is 2।
तो आपके पास देखो क्या आ गया, -3 + 2, आंसर इज -1। तो आपने देखा कि पहले आंसर आ रहा था आपका, इसका इस डिटरमिनेंट का आंसर आ रहा था 1 आफ्टर सॉल्विंग, लेकिन जब हमने इसकी दो रोज आपस में बदल दी, उसमें परस्पर परिवर्तन कर दिया दो रोज में, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो वही आ रहा है, लेकिन उसका साइन हमारा बदल चुका है। तो इस सेकेंड प्रॉपर्टी से, दूसरे गुणधर्म से हमने ये सीखा कि कभी भी किसी भी डिटरमिनेंट में हम दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में अदला बदली कर देते हैं तो डिटरमिनेंट का साइन हमारा जो है चेंज हो जाता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट में कि आई मैंने लिखा कि एक कोई भी रो, आई इज जनरल 1 2 3, इसको किसी भी दूसरी रो से आप अगर बदल देते हो या फिर किसी भी कॉलम को दूसरे कॉलम से आप बदल देते हो, तो जो आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाती है उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंजेस। ठीक है, साइन पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी ये कहती है हमारे पास कि अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रोज या फिर कॉलम्स बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं, मतलब आइडेंटिकल हो जाते हैं, दो रोज या कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं, तो उस डिटरमिनेंट को आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप उस डिटरमिनेंट का आंसर लिख सकते हो 0। जैसे एक एग्जांपल से इसको भी समझ लेते हैं। मैंने एक डिटरमिनेंट ले लिया 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है, ये डिटरमिनेंट मैंने ले लिया। अब इस डिटरमिनेंट में क्या है मेरे पास, आप देखो R1 और R2 बिल्कुल एक जैसे है ना, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए, संगत अवयव जो जिन्हें हम कहते हैं वो एक जैसे होने चाहिए, यानी कि ये एक जैसा, ये एक जैसा, ये एक जैसा। ऐसा नहीं है कि ऐसा हो जाए 1 3 2 1 2 3 और फिर हम कहेंगे दोनों रोज आइडेंटिकल है या बिल्कुल एक समान है, ये गलत है। बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग मतलब उसी के सामने वाला जो है बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, इसकी वैल्यू डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 0। ये हम करके भी देख सकते हैं, ये तो प्रॉपर्टी है लेकिन इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। किसके अलाउंग सॉल्व करना इजी रहेगा, C3 के अलाउंग, क्योंकि उसमें एक 0 दिखाई दे रहा है, तो मैं C3 के अलाउंग इसको सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, इसके अलाउंग तो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो -1, बस ये ध्यान रखना है कि इस रो और इस कॉलम को छोड़ देना है। तो 1 3 1 3 आपके पास आ गया। ठीक है, फिर ये लास्ट में आपके पास +1 बचा, तो अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, तो आ गया 1 2 1 2। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखो क्या आ रहा है, 3 × 1 3, 1 × 3 इज 3। इसी तरीके से इधर से 2 × 1 इज 2, 1 × 2 इज 2, 3 - 3 0, 2 - 2 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, आंसर इज 0। तो आपने सॉल्व करके भी देख लिया 0 आ रहा है। इसमें हमने सॉल्व करके इसमें देखा ताकि हम इस प्रॉपर्टी को समझ पाए, लेकिन क्वेश्चंस में आपने सॉल्व नहीं करना है। जैसे ही आप देखोगे कि दो रोज आइडेंटिकल हो जा रही है, बिल्कुल एक जैसी हो जा रही है, लेकिन वही जैसे मैंने बताया कि संगत जो अवयव है वो इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो डायरेक्टली आप इसका आंसर लिखेंगे 0। ये थी हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3। अब आ जाओ आप प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो उस नंबर से जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसके लिए मैं फिर से वही एग्जांपल ले लेती हूँ जो मैंने पहली प्रॉपर्टी के लिए लिया था। जैसे मैंने ले लिया, क्या लिया था मैंने, 1 0 1 2 3 4 0 1 1, ये एग्जांपल लिया था मैंने। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या कहा कि अगर मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू भी जाके उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले रो को, सपोज R1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ठीक है, तो R1 को अगर R1 को 2 से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग ये है कि इसके R1 में जितने भी अवयव हमारे पास हैं या एलिमेंट्स हमारे पास हैं उन सभी को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं कर लेती हूँ यहाँ पे 2 × 1 is 2, 2 × 0 is 0, 2 × 1 is 2, और बाकी मैंने कुछ नहीं छेड़ा है, R2 और R3 मेरा जैसे पहले था वैसे ही है।
जैसे कि हम इसका ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी 1। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, R1 के लॉन्ग की इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास 2, ये रो ये कॉलम आपने छोड़ा 3 4 1 1 0 लिखने की आपको जरूरत नहीं है, +2, ये रो ये कॉलम आपने छोड़ा 2 3 0 1 और यहाँ पे आपके पास ये आ गया 3 into 1 is 3 minus 1 into 4 is 4 plus 2 1 into 2 is 2 minus 0। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 3 minus 4 is -1 plus 2 into 2। तो ये कितना आ गया आपके पास 2 into -1 is -2, 2 into 2 is 4 and 4 minus 2 आंसर is 2। तो आप देख रहे थे कि पहले आपके इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही थी 1, लेकिन जब आपने R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इसको आप क्या लिख सकते हो 2 into 1, यानी कि जो आपकी पहले वैल्यू थी उसके साथ वही नंबर जाके आपका मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्लियर हो गया आई थिंक, जिसमें हमने क्या किया है, अगर किसी भी रो ऐसे हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ करते हैं तो ये सिचुएशन होने वाली है कि इसका मतलब ये कि जो डिटरमिनेंट हमारा पहले आया था उसी में हमारा जो है लास्ट में वो नंबर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो कि हम क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं, कि अगर किसी डिटरमिनेंट में हमारा कहीं किसी रो में से कुछ कॉमन आता है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ ए, ये डिटरमिनेंट है बस ए स्क्वायर और सपोज ए क्यूब, बाकी आपके पास ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस तरीके से 1 2 3। ठीक है, तो आप इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी समझिए कि इसका मीनिंग ये है, अगर किसी रो या किसी भी कॉलम में कुछ कॉमन आ रहा है तो आप उसे डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से मैंने ये ए बाहर निकाल लिया तो बाकी ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ पे ए बाहर चला गया तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए रह जाएगा, यहाँ पे ए क्यूब है तो ए स्क्वायर रह जाएगा, बाकी आपका R2 और R3 एज इट इज पहले जैसे रहेंगे। तो इस प्रॉपर्टी का यूज इस तरीके से हम क्वेश्चंस में ज्यादा करते हैं कि अगर किसी रो या किसी कॉलम में अगर हमारा कुछ कॉमन आ रहा होता है तो हम उसको सीधे बाहर ही निकाल देते हैं, हमें मालूम है क्योंकि जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो पूरे डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई होने वाला है। तो इस प्रॉपर्टी को आप इस तरीके से समझिए, क्योंकि हमें ये प्रॉपर्टी इसी तरीके से ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, अब ये थी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी नंबर 4। नाउ कम टू द प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो क्या कहती है। प्रॉपर्टी नंबर 5 भी इस तरीके से कहती है कि अगर हमारे पास कोई रो या कॉलम इस तरीके से है कि उसमें किसी रो के एलिमेंट्स अवयव जो हैं आपके, उनको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि दो नंबर्स के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हो, योगफल के तरीके से लिख सकते हो, तो हम उस डिटरमिनेंट को दो अलग अलग डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5, जैसे कि मेरे पास एक डिटरमिनेंट इस तरीके से सपोज a1 प्लस α1 मैं ले लेती हूँ, a2 प्लस α2 ले लेती हूँ, a3 प्लस α3 ले लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास हो गया b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, अब आप देखोगे कि इसमें जो R1 है हमारी फर्स्ट रो है, इसमें हमारा हर एक एलिमेंट दो एलिमेंट्स के एडिशन के फॉर्म में लिखा गया है। तो आप इसको अलग अलग दो जो है सारणिक में तोड़ सकते हो। किस तरीके से? इस तरीके से पहले एलिमेंट के साथ ये आ जाएंगे सारे इस तरीके से a1 a2 a3, जो आपका पहला होगा एलिमेंट वो आप लिख देंगे, बाकी ऐसे ही रहेगा b1 b2 b3 c1 c2 c3, और जो साइन यहाँ पर आपका प्लस है वो यहाँ आ जाएगा, और बाकी अब सेकंड जो हमारी डिटरमिनेंट बनेगा उसमें हम दूसरा एलिमेंट ले लेंगे जो कि है λ1 λ2 λ3, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो इस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हैं। और देखो पॉसिबिलिटी आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि λ1 λ2 λ3 है, ये हमारे डिफरेंट नंबर्स है, ये एक जैसे नंबर नहीं है। तो हो सकता है कि ये 0 भी हो, अगर आप एडिशन करके लिख पा रहे हो सकता है कि 2 में आप योगफल के रूप में लिख पा रहे हो, यहाँ पे ना लिख पा रहे हो, तो आप ऐसे 0 भी इसको ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी कि अगर आपके किसी भी रोज या किसी भी कॉलम में इस तरीके से हो जाता है कि आप एलिमेंट्स को दो एलिमेंट्स के योगफल के रूप में लिख पा रहे हैं, तो हम उनको दो डिटरमिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5।
अब आ जाओ आप लास्ट प्रॉपर्टी में, इसकी जो है प्रॉपर्टी नंबर 6, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट है, हर प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं। इस प्रॉपर्टी को अगर हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो शायद ज्यादा इजी रहेगा। जैसे कि फिर से मैं वही एग्जाम्पल ले लेती हूँ जो मैंने पहले लिया था। ये है लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6। क्या क्या डिटरमिनेंट लिया था मैंने? 1 0 1 2 3 4 0 1 1। अब एक तो मेथड यही है हमारा कि हम जो है इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लें। अब हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि हम किसी भी रो को दूसरे इस तरीके से चेंज कर सकते हैं कि उस रो का एडिशन हम दूसरी रो से कर दें और उसके साथ कुछ स्केलर भी मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मैंने लैम्डा ले ली है। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से कैसे इसको अप्लाई करना है ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमने ये देख लिया है अभी तक इतने एग्जांपल्स में कि डिटरमिनेंट सॉल्व करना तब ज्यादा इजी हो जाता है जब आप उसमें किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मैक्सिमम 0 हो, ज्यादा से ज्यादा 0 हो। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, जैसे इसी डिटरमिनेंट को मैं देखती हूँ तो इसमें लास्ट में तो मुझे यहाँ 0 दिखाई दे रहा है। अगर मैं किसी तरीके से इसको भी 0 बना पाऊँ तो इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा, या इसको 0 बना पाऊँ तो उसमें मुझे फिर कॉलम ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। तो ये रो ऑपरेशन के लिए भी सही है, ये चीज कॉलम ऑपरेशन में भी आप लगा सकते हो। ठीक है, कॉलम ऑपरेशन में भी आप लगा सकते हो। तो आपने क्या करना है, देखो अब इस तरीके से लगाना है। मेरा मेन एम क्या है कि मुझे यहाँ पे 0 बनाना है। किसी दूसरी रो के साथ कुछ स्केलर मल्टीप्लाई करने के बाद, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद, तो मैं क्या करूंगी, इस 2 को 1 की हेल्प से मैं कैसे 0 बनाऊंगी। अब देखो इसमें थोड़ा थोड़ा हल्का सा साइमल्टेनियस इक्वेशन जो हम एलिमिनेशन से करते थे उसका कंसेप्ट भी आ रहा है कि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, फिर इससे प्लस या माइनस करूं तो ये 0 हो जाए। तो देखो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ फिर सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो ये इजी हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, इसमें R2 में चेंज दूंगी। चेंज इसको कहते हैं चेंज, बदलाव आ रहा है। क्या बदलाव आ रहा है कि R2 में हम क्या करें, -2 टाइम्स ऑफ R1, यानी कि प्रत्येक जो आपका अवयव है, एवरी एलिमेंट जो आपका R1 का है उसके साथ आप इस 2 का मल्टीप्लाई करोगे और इसमें से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखो R1 में कोई चेंज नहीं आया तो R1 एज इट इज रहेगा जैसे पहले था। और यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, इसको पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 - 2 हो जाएगा 0। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 × 2 0 ही होता है। तो 3 - 2 हो गया आपका 1, सॉरी 3 - 0 हो गया था ना, तो 3 - 0 हो गया आपका बस 3, चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 1 2 हो गया, 4 - 2 आपके पास हो गया 2। ठीक है, और बाकी आपका R3 भी ऐसे ही रहा। देखो अब आप इसको सॉल्व कर देखो तो डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब मैं इसको C1 के अलॉन्ग एक्सटेंड कर देती हूँ। तो ये मैंने 1 किया और यहाँ पे मैंने 3 2 1 1 लिख दिया, तो ये हो गया मेरे पास 3 - 2। 3 - 2 इज 1, 1 × 1 इज 1। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखो आपने, यानी कि इन ऑपरेशंस को लगाने के बाद भी, लास्ट जो हमारी प्रॉपर्टी ये कहती है कि इन ऑपरेशंस को लगाने के बाद भी डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये थी हमारी 6 प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट की जो हमें पढ़नी थी। अब इसी पे बेस्ड जो हमारी एक्सरसाइज है 4.2, नेक्स्ट वीडियो में हम उसे करेंगे 4.2 को। थैंक यू एवरीवन।